अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा। एजाज़ सैयद आज छुट्टी पर हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। आज का इशू, आज हम क्या इशू डिस्कस करें, काफ़ी इश्यूज़ हैं और मुझे ये भी डर रहता है कि आप कहीं भाग ना जाएं कि प्रोग्राम लंबा हो रहा है, लेकिन बहुत ख़बरियत है उसमें, अहम इश्यूज़ हैं। और सबसे पहले जो है कोई 2-3 इश्यूज़ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना केस पर दोबारा से समाअत हुई और उसमें अबसार आलम जो साबिक़ चेयरमैन पैमरा हैं, उनका एक धमाकादार किस्म की स्टेटमेंट जो है वो पेश की गई, जो इंकशाफात से भरपूर थी। उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा शौकत सिद्दीकी साहब, जो कि जिनको जज के ओहदे से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से हटा दिया गया था, उनके हवाले से बात होगी। उन्होंने भी आज कोई सुप्रीम कोर्ट को दोबारा एक दरख्वास्त दी है। और तीसरा इशू राइट टू इंफॉर्मेशन के हवाले से कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुल गया सुप्रीम कोर्ट से और मालूमात के लिए एक दरख्वास्त जो कि पहले से दायर हुई थी, उसके बारे में एक याद दहानी कराई गई है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला कर चुकी है तो इसके बारे में भी कोई फ़ैसला कर दें। वो बड़ी अहम सवालात हैं उसमें। और सबसे आखिर में हम डिस्कस करेंगे हाल ही में सुबकदोश होने वाले वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर शाह। डॉक्टर तौकीर शाह कौन थे? डॉक्टर तौकीर शाह के बारे में काफ़ी बातें होती रहती हैं और उनके बारे में जवाब कभी आया नहीं इतना ज़्यादा, तो हम उनके हवाले से बात करेंगे, उनकी शख्सियत के हवाले से, और वो किस तरह के किस कुमाश के इंसान थे, इस तरह की बात करेंगे हम उनके हवाले से। तो नाजरीन, हम शुरू करते हैं फैज़ाबाद धरना केस से। आज भरपूर समाअत हुई और अबसार आलम जो है वो उधर तवज्जो का मरकज़ थे। अबसार साहब बड़े दबंग किस्म के और बहुत दलेर इंसान हैं और साबिक़ चेयरमैन पैमरा हैं, बल्कि वो साबिक़ भी इसीलिए हुए कि उधर भी वो दलेरी दिखाते हुए पाए गए, पकड़े गए बल्कि। और जो अबसार साहब ने इंकशाफात किए हैं वो फैज़ाबाद धरना जो है वो जनरल फैज़ से मंसूब होता है, तो उसके हवाले से ज़्यादा इंकशाफात हैं कि किस तरीके से पैमरा को कंट्रोल किया जाता था। और ये बड़ा रेयर होता है कि कोई बंदा किसी सरकारी ओहदे पर रह कर तो वापस आकर वो बताए कि मैंने क्या देखा। आम तौर पे लोग ये राज कब्रों में साथ ही ले जाते हैं, तो अबसार साहब ने अपनी ज़िंदगी में ही उनको अफशा कर दिया है। और उसमें उन्होंने बताया कि जब फैज़ाबाद धरना चल रहा था तो उस टाइम जनरल फैज़ किस तरीके से डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे थे। उन पर यह भी दबाव आ रहा था कि चैनल 92 चेयरमैन पैमरा ने बंद करा दिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उस टाइम इश्तियाल अंगेज़ी फैलाई जा रही थी और इस तरह लग रहा था जैसे को हक़ और बातिल की जंग जो है वो फैज़ाबाद धरने के दौरान है और ये फ़ैसला जो है वो 92 ने करना था। तो वो काफ़ी एक गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इश्तियाल पसंदी हो रही थी, तो उन्होंने चैनल बंद करा दिया। और जनरल फैज़ जो हैं उन्होंने फ़ोन किया और कहा जी चैनल खोलो। उन्होंने कहा नहीं खोलना। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, अगर आपने इसको नहीं खोलना बाकी भी बंद करें। उन्होंने कहा कि मैं नहीं बंद करता, अगर आपको कोई मसला है तो आप गवर्नमेंट को कहें, फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है पैमरा आर्डीनेंस के तहत। वो फिर आगे उस टाइम शाहिद हक़ान अब्बासी साहब थे, उनके पास गए और उन्होंने जो उसका फ़ैसला किया। इसके बारे में अबसार साहब वैसे पहले भी बात कर चुके हैं। और जो बातें हैं वो ये थी कि जब अबसार साहब चेयरमैन थे तो उस टाइम जो केबल ऑपरेटर्स जो मुख्तलिफ़ जगहों पे पैमरा के लोग थे, उनको डराया जाता था कि फ़लाँ चैनल को केबल से हटा दिया जाए। और वो एक बहुत ही इम्प्रेसिव और बहुत ही दिलेराना स्टेप था अबसार साहब का बहसीते चेयरमैन पैमरा, कि उस टाइम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बारे में टीवी वालों को भी नहीं पता था। उनका ये था कि चेयरमैन पैमरा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और वो लाइव चला दी। और वो लाइव में उन्होंने बताया, उन्होंने वो एक ऑडियो चला दी कि जिसमें को आईएसआई का कर्नल है और वो धमकियां दे रहा है इनके एक अफसर को जो कि गुजरांवाला में था, और उसको कहा गया कि अगर आपने ये फ़लाँ चैनल को केबल से ऑफ़ ना किया तो आपको पता है कि आजकल स्ट्रीट क्राइम बड़े हो रहे हैं और लोगों की टांगें भी टूट जाती हैं। तो इन्होंने वो ऑडियो चलाई, वो बहुत ही दिलेराना स्टेप था। और वो भी आज उनके जो स्टेटमेंट है उसमें वो बात भी रिपीट हुई और उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको कहा जा रहा था कि जो नजम सेठी हैं इनको हटवाया जाए और उनके ख़िलाफ़ एक्शन किया जाए। एक्शन क्या होता है हमारे मुल्क में, कोई मेरिट पर वैसे कम ही होते हैं। ज़्यादातर यही है कि कोई बंदा बुरा लगा तो उस पर काम शुरू हो जाता है। तो अबसार साहब ने कहा मैंने नहीं हटाना। जब ये सारे काम नहीं हो रहे थे तो उस दौरान फिर एक उनके ख़िलाफ़ पिटीशन फ़ाइल की गई
लाहौर में, और लाहौर की अदालत ने उस टाइम, अदालतें जो हैं वो बड़ा फौरी इंसाफ दे रही थी। आजकल तो खैर काफ़ी सोच समझ होती है, बड़े ह्यूमन राइट्स की भी बात होती है, तो उस टाइम वो फौरी जो इंसाफ था उसमें अबसार साहब भी निकल गए। और बाद में जब तक ये आगे इधर साकब निसार थे, उन्होंने भी वो केस टेकअप नहीं किया और काफ़ी अरसा हो गया वो। खैर उन्होंने फिर बाद में, अबसार साहब ने भी कोई इतना परसू नहीं किया कि अब इतना टाइम गुजर गया है, गवर्नमेंटें बदल गई, हुकूमतें बदल गई हैं, उनकी करिए। तो नाजरीन, ये बहुत ही एक टफ़ टाइम था। आजकल भी लोगों को बड़ा टफ़ टाइम फ़ील हो रहा है। 2017, 18 या 16 से आनवर्ड काफ़ी सख्तियाँ हुई। कुछ सख्तियाँ हमने ख़ुद महसूस भी की कि किस तरह इवन के कोई एक एक ट्वीट जो है वो भी डिलीट कराए जाते थे। जी फ़लाँ ट्वीट है, कोई शायरी, आपने कोई शेर भी लिख दिया है तो एडिट जो है इसमें कोई इनकलाबी शेर है उसको भी हटाया जाए। इस तरह के उस टाइम मसाइल हमारे लेवल पर भी चल रहे थे। इस पर ये कहानी फिर से ही कभी दोबारा जब एजाज़ सैयद आएगा तो हम दोबारा इस पर बात करेंगे। तो आज तो एक फैज़ाबाद धरने पे बात हुई, उस पर जो पहले इंक्वायरी कमीशन गवर्नमेंट ने बनाया हुआ था वो कमेटी पाओ टाइप कमीशन था, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ भी किया है। उन्होंने एक नए कमीशन का आर्डर दिया है। अब वो किस तरह से बनेगा, क्या वो भी इसी तरह का होगा या इससे डिफरेंट होगा, या कोर्ट उसको डायरेक्ट उसको सुपरवाइज़ करेगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा इस मामले में काफ़ी डिटरमिन्ड लगते हैं। आज दो चीज़ें जो हुई हैं उस पर मुझे हल्का सा एक तहफ़्फ़ुज़ात थे। अभी जो चेयरमैन पैमरा हैं सलीम बेग साहब, मेरी कोई उनके बारे में कोई अच्छी राय नहीं है। अबसार साहब के साथ अगर उनका मुआवजना किया जाए या बहादरी का किया जाए तो वो कहीं स्टैंड नहीं करते, और आज भी उन्होंने कहा जी कि मेरे पे कभी प्रेशर ही नहीं आया, ठीक है। और हालांकि हम इनके हवाले से प्रेशर पर जो इन पर जिस तरह का आता है, हम स्टोरीज़ कर चुके हैं इस पर, और इनकी तरफ से कभी तरदीद भी नहीं आई, बल्कि मौक़िफ़ भी इनका लेते रहे हैं, लेकिन इन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कभी इस पर जवाब नहीं दिया। तो आज उनको भी बुलाया हुआ था, तो उनका नाम है सलीम बेग। अब ये है कि उनका मेरे ख्याल है कि शायद जो सरकारी नाम है उसमें बेग का लफ्ज़ नहीं है। जो काजी साहब हैं उस पर एतराज़ करना शुरू हो गए कि बेग हटाया जाए। ये मेरे ख्याल है कि अगर केस पर ही ज़्यादा फोकस रखा जाए, नामों पर ना जाया जाए, तो वो भी कोई इतना ठीक नहीं है। और इसी तरह जो वो एजाज़ुल हक थे, एजाज़ुल हक से बात उसके अब्बे तक चली गई कि जो ज़ियाउल हक थे, अच्छा जी वो काजी साहब ने कहा कि मैं उसको सदर नहीं मानता। मेरे ख्याल है कि अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर केस तक महदूद रहा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप उसको ज़ियाउल हक को सदर नहीं मानते, और वाकई बात ठीक है कि वो एक मार्शल लॉ के ज़रिए एक चोर दरवाजे से आए थे, और उनके दौर के असरात हमारी सोसाइटी पे आज तक महसूस हो रहे हैं कि जो तबाही उस टाइम जिसका आगाज़ हुआ वो हम आज भी बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए अगर एक अलहदा से कोई एक बेंच बन जाए और ये तारीख़ को दुरुस्त कर लिया जाए, और इस बारे में क्या करना चाहिए था उनके एक्शंस के हवाले से कुछ कर लिया जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। केस तक महदूद रहा जाए तो अगर इस केस में इधर तक महदूद रहा जाए तो ठीक है, लोगों को तो ये बात पसंद आई है। काजी साहब तो खैर यानी कि वो भी जज्बात की रो में बैठ गए। तो एनीवे यानी कि मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह वो डिस्ट्रैक्शन ना हो तो एक तवज्जो केस पर रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है। इससे हम आगे बढ़ते हैं। शौकत सिद्दीकी साहब का केस। शौकत सिद्दीकी साहब जो हैं वो भी पिछले इनकलाब की नज़र हुए, जब एक नया पाकिस्तान बन रहा था, जिसकी नज़र अबसार आलम साहब जो हैं वो भी इसी की नज़र हुए थे। तो शौकत सिद्दीकी साहब, उन पर भी प्रेशर आ रहा था और जनरल फैज़ की तरफ से आ रहा था। जनरल फैज़ जो हैं वो जिधर हर जगह पे नज़र आ रहे थे उस टाइम, तो उन्होंने जाके उधर रावलपिंडी बार में जाके तकरीर की और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है। अब यह है कि चूँकि हमारी आला अदलिया भी उससे एक्सपोज हो रही थी, जो एक बाबर रहमत की क़यादत में सारा इंसाफ बांटने चली हुई थी, तो उन्हें ये बात पसंद ना आई। उन्होंने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उन्हें सुना भी नहीं और उनको फ़ारग कर दिया। और मैं आपको बताऊं कि हमारे कोई चंद एक जज हैं जो कि फ़ारग हुए हैं। इससे पहले एक जज थे कोई 70 की दहाई में, उनको हटाया गया, और उसके बाद इनको जो शौकत सिद्दीकी साहब हैं इनको हटाया गया। अदरवाइज़ जो है जजेस का अपने हिसाब के बारे में भी एक अनोखा म्यार है। वो अगर किसी जज की इंक्वायरी चल रही हो, वो बेशक गिल्टी साबित भी हो जाए और फ़ैसला आने से पहले वो इस्तीफ़ा दे दे, तो उस इस्तीफ़ा को कबूल, उसके रिज़ाइन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और उसके बाद जो उनको पेंशन है, बाकी जो बेनिफिट्स हैं, वो उनको ताहयात मिलते जाते हैं। शौकत सिद्दीकी साहब जो हैं, चूँकि वो एक स्टैंड ले गए थे, तो इन्होंने कहा जी कि इनको इस बात पे भी नहीं पूछना और इनको हटाओ, घर भेजो, ये इनकलाब के रास्ते में ये बंदा रुकावट बना हुआ है।
तो उन्होंने उसके बाद पिटीशन की कि भाई मेरा केस ये इलीगल तरीके से मुझे हटाया गया है। अगेन जो साकिब निसार की बाकियात थी उन्होंने केस नहीं सुना। लास्ट टाइम जो इस पर समात हुई वो 2022 में हुई, वो भी इसी तरह गोंगलों तो मिट्टी चढ़ने वाली गल सी, कोई बात आगे नहीं बढ़ी। और अब जो है उन्होंने, चूँकि काजी फ़ायज़ ईसा से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, जब काजी फ़ायज़ ईसा बुहरान में थे, सुप्रीम कोर्ट में वो बुहरानी कैफियत में थे और इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब थे, तो अब वो काजी फ़ायज़ ईसा से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई रिकॉर्ड की दुरुस्तगी की खातिर इस पिटीशन को सुना जाए और ये फ़ैसला दिया जाए, यानी कि जो उनकी सदा है कि भाई मुझे गैर कानूनी तरीके से हटाया गया है। अब देखते हैं कि उम्मीद है वैसे काजी साहब ने लगा लेनी है। अच्छा, अब तीसरा जो एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है इसी तरह का, इस तरह का तो नहीं, लेकिन इससे हट के सुप्रीम कोर्ट के बारे में, वो आपको याद होगा कि मुख्तार अहमद अली हैं, वो राइट टू इन्फॉर्मेशन पे काम करते हैं ट्रांसपेरेंसी के हवाले से। उन्होंने पहले भी सुप्रीम कोर्ट को एक दरख्वास्त लिखी कि मुझे मालूमात चाहिए कि आपके स्टाफ के बारे में, और वो दरख्वास्त उन्होंने को 2019 में फ़ाइल की और 2023 तक काजी फ़ायज़ ईसा के आने से पहले तक उस पर कोई मालूमात देने को तैयार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने भी सीधा चिट्टा जवाब दे देता सी, और बाद में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उधर वो अपील में गए कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने भी कोई इसी तरह का मिलता जुलता जवाब दे दिया। अब काजी साहब आए हैं, काजी साहब ये तो नहीं मान रहे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ जो है वो इस पर अप्लाई होता है सुप्रीम कोर्ट पर, लेकिन वो इस चीज़ पर एग्री करते हैं कि जो आइन में एक राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो जिक्र है आर्टिकल 19 से, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट से मालूमात ली जा सकती हैं। तो उसके तहत उनको मालूमात दी गई। तो फिर मुख्तार साहब को याद आया कि सर जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो पहला भी साड़ी एक और भी एप्लीकेशन पई है। वो एप्लीकेशन जो है वो 2021 में उन्होंने दी थी, और उसका बैकग्राउंड ये था कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जो दूसरों का एहतसाब पे बहुत ज़्यादा यकीन रखती है और इसे आइन का हिस्सा समझती है, सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट मुख्तलिफ़ टाइम पर उनसे ऑडिट का रिकॉर्ड मांग रहे हैं कि आपका भी ऑडिट होता है तो हमें ज़रा दिखाया जाए ऑडिट पैराज कि क्या हो रहा है। तो वो इनको नहीं दे रहे थे। इस पे जो पहली एक कोशिश हुई थी वो पुरानी है काफ़ी, यानी कि 10 साल से भी ज़्यादा, 15 साल मेरे ख्याल उसको हो गए हैं। उस टाइम चौधरी निसार अपोजिशन में थे और वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने बुलाया था कि रजिस्ट्रार जो है वो अपने ऑडिट पैरा लेकर पेश आए पब्लिक अकाउंट कमेटी में। उन्होंने उन्होंने कहा कि साढ़े लो जवाब जाए, उन्होंने कोई उनको लिफ्ट नहीं कराई। उसके बाद फिर ये जो नूर आलम साहब हैं, ये अभी हालिया दौर में जब PDM का टाइम था, PDM की गवर्नमेंट थी, तो तब ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन थे। इन्होंने भी एक अपनी कोशिश कर देखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कान से जूं तक नहीं रेंगी। तो अब ये है कि इन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन का रास्ता इख्तियार किया। जो मुख्तार साहब हैं उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है, और उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी है जी कि मुझे एक तो वो क़वाइद व ज़वाबित की कापी दी जाए कि जिसमें ऑडिट का जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट किस तरह से होगा। दूसरा, उनकी ये इन्फॉर्मेशन चूँकि उन्होंने जो दरख्वास्त दी थी 2021 में दी थी, तो उन्होंने कुछ 2015 से ऑनवर्ड जो एक माली साल बनते हैं उनके ऑडिट रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट से मांगी हुई हैं। और साथ साथ उन्होंने कहा कि आपने जिन ऑडिटर्स को हायर किया, जिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से आपने ऑडिट करवाया, ज़रा उनके बारे में भी बताएं और किन शराइत पर आपने उनसे ऑडिट करवाया था। अब ये सुप्रीम कोर्ट का एक नया इम्तिहान है और वो अब आर्टिकल 19A के तहत ही मांग रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि काजी साहब जो हैं और काजी साहब की क़यादत में जो तमाम जज साहबान हैं या सुप्रीम कोर्ट है ओवरऑल, वो इस इम्तिहान में भी सुरखरू होगी और ये चीज़ें शेयर करेगी। और काजी साहब का वैसे इसमें लेना देना भी कोई नहीं है, सिवाय इसके कि वो लोगों के लिए एक रास्ता खोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, कि अगर बाकी लोग बाकी कामों के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखेंगे कि आप भी बताएं कि आप जो तबलीग करते हैं उस पर आपका ख़ुद कितना अमल है, ताकि पता चले कि ये तबलीग जो है इस पर अमल करना कितना आसान है या मुश्किल है। तो अब ये देखते हैं, आने वाले टाइम पर हम आपको बताते रहेंगे कि उस पर क्या हो रहा है, उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है या नहीं मिल रही। अब बातें हैं डॉक्टर तोकीर शाह पे। डॉक्टर तोकीर शाह प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे, जो अभी अनवार काकड़ साहब हैं। लेकिन अनवार काकड़ साहब से पहले वो शहबाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। डॉक्टर साहब जो हैं डॉक्टर साहब 1991 में वो CSS करके जो एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप होता है उसमें उन्होंने उधर से अपनी सर्विस का आगाज़ किया, और फिर
वो कोई 6 साल उन्होंने कोई फील्ड में सर्विस की। पहला जो उनका टाइम था वो एज असिस्टेंट कमिश्नर उनकी जो पहली अपॉइंटमेंट हुई वो वज़ीराबाद में। वज़ीराबाद उस टाइम तहसील थी, मेरी तहसील भी है, लेकिन मेरा उस टाइम डॉक्टर साहब से कोई तल्लक नहीं था, बल्कि ये है कि 1991-92 में तो मैंने अभी मैट्रिक भी नहीं किया था और हमें ये एसी वगैरह वैसे ही बड़ी बुलाएँ लगती थी, इनके करीब क्या हमने फटकना था। वो बाद में हर पता चला कि डॉक्टर साहब ने उधर से आगाज़ किया था। तो बाद में वो डिप्टी कमिश्नर भी रहे। कोई 6 साल ओवरऑल इनकी जब फील्ड की सर्विस हुई तो उस दौरान शहबाज शरीफ की इन पर नज़र पड़ गई कि बड़े अच्छे हैं, कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं। और शहबाज शरीफ जो हैं वो उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे और ये 1997 की बात है, और उन्होंने इनको अपने साथ एज अ डिप्टी सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में लगा लिया। उसके बाद फिर डॉक्टर साहब का जो टाइम है, अगर शहबाज शरीफ गवर्नमेंट में रहे तो वो शहबाज शरीफ के साथ थे, और जब वो गवर्नमेंट से निकले तो डॉक्टर साहब जो हैं या कोई इंक्वायरियाँ भुगतते रहे या कोई एक छुट्टी ले के कोई बाहर कोई इस तरह इंटरनेशनल अदारों में उन्होंने काम किया। तो वो जब शहबाज शरीफ 2008 से लेके 2018 तक 10 साल ही बनते हैं ना, हाँ ठीक है, तो 10 साल उनके साथ जब वो शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे तो उनके साथ ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। और फिर ये है कि शहबाज शरीफ जब अब बने प्राइम मिनिस्टर बने तो उनको साथ वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ले आए। इमरान खान के टाइम पर उनको इमरान खान ने गलती से कोई एक दफ़ा हेल्थ सेक्रेटरी लगाया और अगले दिन उनको हटा भी दिया, रौला पाया गया और डॉक्टर ज़कीर शाह को लगा दिया। डॉक्टर साहब जो हैं उनके बारे में एक पब्लिक में इमेज ये है कि डॉक्टर साहब जो है ना कोई बंदे खान वाली मशीन है या बला है। तो अच्छा, डॉक्टर साहब जो हैं, यानी कि मैं भी ये एक जो पब्लिक परसेप्शन से मैं भी काफ़ी इन्फ्लुएंस था। तो हमारे सीनियर हैं अंसार भाई साहब, तो अंसार भाई साहब से अक्सर बात होती तो वो कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब जो है ना, यानी कि अगर आप उनको मिलेंगे तो वो बड़े डिफरेंट आदमी होंगे। अच्छा, एक और राज की बात बताऊं कि जो अंसार भाई साहब हैं और डॉक्टर साहब, इन्होंने इकट्ठे कोई एक टाइम पे शिवनिंग स्कॉलर पर गए थे बरतानिया में, तो इनके मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में थे लेकिन वो एक ही बैच में गए थे। तो ये उस टाइम से इनको जानते थे। कोई 90 के दहाई में, यानी कि कोई मेरे हाल शायद कोई 2000 के आगाज़ में या कोई 90 की दहाई के एंड पे कोई वही टाइम था, तो वो गए थे, तो ये उनको उस टाइम से जानते थे। लेकिन मैं भी ये सोचता था, मैंने कहा कि अंसार भाई साहब का कोई तल्लक है तो इनको अच्छे लग रहे होंगे। लेकिन मैं खैर मेरा जो उनसे रब्ता हुआ तो मैंने बाकी जो उनके बारे में पहले सुना था उससे मैंने उनको डिफरेंट नहीं पाया। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका मतलब निकालने वाले कई निकाल रहे होंगे, लेकिन ये एक फ़ैक्ट है। हम जो है इधर लोगों के कपड़े भी उतार रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं जी फ़लाँ ठीक है, फ़लाँ गलत है, कीड़े भी बड़े निकालते हैं। लेकिन मैं एट द सेम टाइम ये भी समझता हूँ, अगर किसी को बंदे को अच्छा पाया है तो उसकी भी हमें ज़िक्र ज़रूर करना चाहिए। हमारे मुआशरे में पहले भी कोई अच्छे लोगों की कोई तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर कोई अच्छे रह गए हैं तो ज़रूरी नहीं कि उनको हम चोर डाकू कह के उनको भी डिस्क्रेडिट करते रहें। इस तरह एक ऑनेस्ट रहने का भी इंसेंटिव ख़त्म हो जाता है कि यार इधर इस मुआशरे के लिए कुछ करने का भी फ़ायदा नहीं है। एनीवे, तो डॉक्टर साहब जो हैं, यानी कि डॉक्टर साहब पर कोई 2-3 जो जिन वजह से वो ज़्यादा मुतनाज़ा हुए या लोग समझ रहे थे कि कोई बंदे मरवाते हैं या इस तरह के कोई काम है जी, बड़े को पता नहीं कोई करप्ट हैं और बड़ा उन्होंने पैसा बना लिया है, वो कोई 2 कोई मेन जो एलिगेशन हैं जिसकी वजह से वो ख़बरों में रहे। एक उसमें था कि मॉडल टाउन वाला वाक़या कि जो लाहौर में जो मिनहाजुल कुरान पर पुलिस के साथ जो मसला हुआ वो किस तरह शुरू हुआ, ये एक अलग बहस है। लेकिन ये है कि उसके बाद में जब वो बंदे मिनहाजुल कुरान के मारे गए तो वो काफ़ी एक इशू भी बन गया, और वो टाइम भी ऐसा था कि जिसमें जो इशू एक क्राइसिस को काफ़ी एम्पलीफाई भी किया गया। तो उसमें जो डॉक्टर साहब हैं उनका भी ज़िक्र आ गया। अब जो है ये ज़िक्र जो है वो ज़्यादा एक पब्लिक डिस्कोर्स में चलता रहा। जो मिनहाजुल कुरान की तरफ से जो एफ़आईआर हुई उसमें डॉक्टर तोकीर शाह का जिक्र नहीं है। अच्छा, जिक्र उनका किस तरह ला रहे थे जी कि डॉक्टर साहब जो हैं वो चूँकि सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने फ़लाँ को ये फ़ोन किया, फ़लाँ को ये फ़ोन किया, कोई किसी के पास कोई एविडेंस नहीं थी। और हकीकत ये थी कि डॉक्टर साहब उस दौरान छुट्टी पर थे, यानी कि वो उधर लाहौर में भी नहीं थे, वो कहीं अपनी फैमिली का उनका कोई इंगेजमेंट थी तो वो इधर आए हुए थे। तो खैर उन पर जब ये इल्ज़ाम कोई मिनहाजुल कुरान की तरफ से तो नहीं लगा, लेकिन जो प्राइवेट कंप्लेनेंट से लेट से कि कोई फैमिलीज़ हैं विक्टिम्स की, उनकी तरफ से किसी ने डॉक्टर साहब का नाम ज़रूर एफ़आईआर में शामिल किया। लेकिन बाद में जब वो कोर्ट जो ट्रायल में केस गया और ट्रायल से पहले 2 दफ़ा उधर JITs बनी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स, और ये किस टाइम की बनी जब कोई नून लीग की भी गवर्नमेंट नहीं थी उस टाइम, या ये थी तो बस इसी तरह थी, हचकोले खा रही थी उस टाइम।
उनके कंट्रोल में चीज़ें नहीं थी। अदलिया जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर विजिलेंट हुई थी, और साथ जो है यानी कि हमारे भाई जो हैं इस्टेब्लिशमेंट वाले और पीटीआई और पाकिस्तान अवामी तहरीक, ये उस टाइम अपने प्राइम पर थे। तो उनकी क़यादत में उन्होंने अपनी 2 JITs बनाई, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम। उसमें दोनों ने कोई डॉक्टर साहब पर कोई चीज़, डॉक्टर तौकीर शाह पर कोई चीज़ साबित नहीं कर पाए। और बाद में जब केस आगे ट्रायल कोर्ट में भी गया, उधर भी कोई एक गवाह नहीं आया कि जिसने कहा हो कि मुझे आर्डर आया था, या कोई किसी तरह से उनके साथ कोई लिंक इस्टेब्लिश कर लेता। लेकिन ये कोई ऐसे दाग हैं कि जो साथ लग जाते हैं। मैं ज़रा मुख्तसर सा जिक्र करूँगा डॉक्टर शुएब सड्डल साहब का, फिर मैं डॉक्टर तौकीर शाह पर वापस आऊँगा। डॉक्टर शुएब सड्डल जो हैं उन पर भी इसी तरह मुर्तज़ा भट्टो कत्ल केस का उन पर लोग इल्ज़ाम लगाते हैं जी डॉक्टर साहब ने कराया है। अच्छा, अब ये है कि डॉक्टर शुएब सड्डल को भी मैं बहुत पुराना जानता हूँ। पुराना ये है कि अपनी उम्र के हिसाब से ही, और मैं जब जर्नलिज्म में आया था तो मेरे ख्याल 2002 की बात है, तो मेरा भी उनके बारे में बड़ा अजीब सा तासर था। और मैं बल्कि एक दफ़ा मिल के आया तो मेरे को एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा तू डॉक्टर शुएब सड्डल के पास क्या हुआ था, वो तो बंदे मरवाता है, ये है वो है। लेकिन मैंने जब उनकी कहानी सुनी वो इंटायरली डिफरेंट थी। ये भी बड़ी एक पता नहीं कोई बदकिस्मती होती है, बल्कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर शुएब सड्डल भी कहते हैं कि यार ये मेरे लिए ना अजीब एक अनफॉर्चुनेटली एक क्लेम टू फेम बनाया जी कि वो मुर्तज़ा भट्टो केस, जिसमें उनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं था। सो मच के उस टाइम जो भी इंक्वायरी हो रही थी तो उन्होंने जो मुर्तज़ा भट्टो की फैमिली उनको कहा था कि आपको जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिस पर आपका ट्रस्ट है आप उसको ले लें, यानी कि उससे इंक्वायरी करा लेते हैं ताकि आपका जो है ना एतमाद मजरू ना हो। बाद में खैर उनको भी उधर से हटा दिया गया। वो एक अलग कहानी है, कभी कोशिश करेंगे कि डॉक्टर शुएब सड्डल साहब जो है उनका इंटरव्यू भी करें इस हवाले से। तो वापस आते हैं डॉक्टर तौकीर शाह साहब पर। अच्छा, दूसरा जो है डॉक्टर साहब जो हैं वो दोबारा एक लाइमलाइट में आए अगेन फॉर नेगेटिव रीजंस। वो एक तो मैंने जो इमरान खान वाला वाक़या बयान किया कि उनको एक दिन 2 दिन के लिए सेक्रेटरी लगाया गया, हेल्थ सेक्रेटरी लगाया गया, और बाद में उनके ख्याल आया कि यार डॉक्टर तौकीर शाह जो है ये तो शहबाज शरीफ के साथ रहा है। ऐसा है कि जैसे इमरान खान के मुखालिफ के साथ रहने वाला हर बंदा गलत है और वो भी गलत है। उनको हटा दिया गया, और उससे पहले डॉक्टर साहब जो हैं वो बाहर होते थे, और उनको इधर लाने वाला कौन था, वो जस्टिस साकिब निसार था। और तुसी होते की कर रहे हो, ये है वो, इनको वापस बुलाया जाए। तो वो उस टाइम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक उनकी एक बॉडी थी, उसके चेयरमैन मुंतखब हुए थे, और इतने इंपॉर्टेंट अहदे पर थे कि एक दफ़ा कोई ट्रेड का इशू चल रहा था रशिया, रूस और अमेरिका के दरमियान, और जो 3 जजेस की एक कमेटी बनी थी जिन्होंने फ़ैसला देना था, उसमें एक डॉक्टर तौकीर शामिल थे। लेकिन यह है कि उनको बेतुकीर करने के लिए जो साकिब निसार है उन्होंने वापस बुलाया। अब यह है कि जब उनको हेल्थ मिनिस्ट्री से भी हटाया गया तो एक नया इशू आ गया, वो आपको याद होगा रिंग रोड वाला, कि रिंग रोड में जी वो बड़ी करप्शन हो गई है, वो गपले और ये है वो है। और उसमें एक कमिश्नर थे जो उस टाइम कैप्टन महमूद रावलपिंडी के, उनको भी हटा दिया गया। पता लगा जी पता नहीं किन्ने को पैसे बना गए ने। अब ये है कि वो इत्तेफाक की बात है कि मैं डॉक्टर तौकीर शाह की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो कैप्टन महमूद साहब हैं उनकी भी शोहरत के बारे में वैसे आप लोग अपने लेवल पर चेक कीजिएगा। जो उन पर इल्ज़ाम थे इंतहाई गलत किस्म के, बेबुनियाद किस्म के थे। तो डॉक्टर साहब जो हैं ये इस रिंग रोड प्रोजेक्ट में किस तरह फंस गए। डॉक्टर साहब पर इल्ज़ाम ये आया जी कि उस टाइम इन्होंने जुल्फ़ी बुखारी को हटाना था। जुल्फ़ी बुखारी जी के उधर जो है वो गेमें कर रहा है, जुल्फ़ी बुखारी कर रहा होगा, मुझे नहीं पता क्या कर रहा था। तो खैर जो शहजाद अकबर हैं ये बड़ा एक फ्रंट पे थे, खेल रहे थे। तो जुल्फ़ी बुखारी और जो डॉक्टर तौकीर शाह हैं ये एक रिलेटिव्स हैं, लेकिन रिश्तेदार होने का ये मतलब नहीं है कि आपको पार्टनर इन क्राइम भी हैं, या कोई ये भी मतलब नहीं है कि आप बड़े रोज़ाना की बुनियाद पे एक दूसरे को मिलते हैं। उनके भी ऐसे ही तल्लक जो थे कि इतना ही था कि रिश्तेदार थे। तो उन पर इल्ज़ाम ये लगा जी कि जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर तौकीर शाह ने अपनी ज़मीनों से रिंग रोड को गुजारने की कोशिश की है, जो कि आप एक मिनी मोटरवे कह लें। अब यह है कि डॉक्टर तौकीर शाह की इंक्वायरी शुरू हो गई कि जी डॉक्टर साहब जो हैं इन्होंने भी इससे फ़ायदा लिया। और अंदाज़ा लगाएं कि डॉक्टर साहब जो हैं उस टाइम OSD बने हुए थे, जो होते हैं ना खुडे लाइन, कि जिनको कोई ड्यूटी नहीं आपने देते, उनको जी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन दे सपुर्द कर देंगे जी कि इन्होंने रख लो है बंदा, इतने पार कर दो साइड पर। तो डॉक्टर साहब जो हैं वो उस हालत में थे, और इन्होंने इस तरह से बनाया जी कि डॉक्टर साहब जो हैं इन्होंने काफ़ी उधर से पैसा बनाया। अच्छा, बाद में पता क्या चला, पता ये चला कि उनका डॉक्टर साहब का इधर इस्लामाबाद के साथ एक गांव है संगजानी,
वो उनका अपना आबाई गाँव है। और डॉक्टर साहब की जो फैमिली है ये बड़ी लैंडलॉर्ड फैमिली है, इनकी बहुत सारी ज़मीनें हैं इधर इस्लामाबाद में और साथ केपी में भी। जो मुल्हिका अज़लाँ हैं उधर इनकी काफ़ी ज़मीनें हैं, और ये कोई एग्जेजरेशन वाली बात नहीं है। ये मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो इनकी जीआईटी ने, इन्होंने उनका 1890 तक का रिकॉर्ड निकलवाया ज़मीनों का। तो पता चला कि जो इनके ख़ानदान की ज़मीनें हैं या जिनका ज़िक्र आ रहा है जी कि शायद उन्होंने ये ज़मीनें एक्वायर की हैं और जुल्फ़ी बुहारी के ज़रिए इधर से रिंग रोड गुजार रहे थे, वो ज़मीनें 1890 से भी पहले से इनके ख़ानदान से आ रही हैं। आपको बंदा अमीरों के घर भी पैदा हो जाता है, ज़रूरी नहीं कि सारे साढ़े वर्गे हों। तो खैर ये है कि उन पर ये इल्ज़ाम लगा जो कि अगेन वो झूठा साबित हुआ। अब जो है तीसरा जो एक डॉक्टर साहब के हवाले से एक था, वो उनका ये है कि उन्होंने एक्सटेंशन ली कि वो उनकी जॉब जब अभी शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तो उनकी रिटायरमेंट की एज आ गई, और लेकिन यह है कि शहबाज शरीफ ने कहा कि नहीं, जब तक मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और मैं कोई ज़्यादा लंबा अरसा नहीं हूँ, मेरे हाले उस टाइम 6 माह अभी रहते थे, तो उन्होंने कहा कि आपने मेरे साथ रहना है। तो इनकी 1 साल की उन्होंने एक्सटेंशन दे दी। अब एक्सटेंशन देनी चाहिए या नहीं, ये इंतहाई कंट्रोवर्शियल बात है। मैं इन्हीं के एक तो हम जो आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन पर भी काफ़ी बातें करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा उसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है, बहुत ज़्यादा बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनकी एक्सटेंशन पर भी बातें होती रहती हैं, हम ओवरऑल इस चीज़ को डिस्करेज करते हैं। लेकिन ये है कि मैं अगर आपको अपनी राय दूं, और ये डॉक्टर साहब से हट कर राय है कि अगर मैंने फ़ैसला करना हो तो ऐसे वक्त में जब हमारे यहाँ कहतुर रिजाल है, और नाजरीन आपको आइडिया नहीं है कि कैपेसिटी के कितने सीरियस इशू हैं हमारी ब्यूरोक्रेसी में, ऐसे ऐसे लोग भी, ऐसे ऐसे लोगों को मिलने का भी इत्तेफाक हुआ है कि बंदा हैरान रह जाता है कि इन्होंने CSS कैसे किया था। मुझे याद है कि कुछ 10 साल या इससे भी ज़्यादा पहले की बात है, एक एडिशनल सेक्रेटरी से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप ये सियासी बहरान की बात करते हैं, आपने कभी अफसरशाही के बहरान पे बात की है? मैंने कहा जी ये कौन सा बहरान है? उन्होंने कहा कि इधर हमारे जो सेक्रेटरी लेवल पर भी कई ऐसे लोग लगे हुए हैं कि जब वो प्रेजेंटेशन देते हैं तो हो सकता है कि 5 सवालों के जवाब दे लें, छठा सवाल आप उनको पूछें तो उनके पास जवाब ना हो। यानी कि उनका पॉइंट ये था कि उनकी कैपेसिटी नहीं है, जिस ओहदे पर उनको बिठा दिया जाता है, बस कोई किसी का जानने वाला है, कोई किसी का पार्टनर इन क्राइम बन जाता है, या कोई किसी के क्राइम के दौरान आंखें बंद कर लेता है, तो ये इस तरह भी लोग बन जाते हैं। तो मैंने कहा जी इसका क्या हल है? उन्होंने कहा जी कि इसका हल ये है कि आप जो है ना 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट एज कर दें, ताकि ये जो गंद है ना काफ़ी निकल जाए। अब इस तरह के सिनारियो में अगर किसी जगह पर कोई कॉम्पिटेंट आदमी होगा तो मैं फ्रैंकली मैं उस मामले में कंफ्यूज हो जाता हूँ कि एक वो जो हम एक्सटेंशन पे पोजीशन लेते हैं, और एक वो कि जब आपके पास एक तो खैर ये प्राइम मिनिस्टर के मामले में तो ये भी होता है कि उसका एक कंफर्ट लेवल भी होता है किसी ब्यूरोक्रेट के साथ, और डॉक्टर साहब के साथ ये था कि वो 97 के से उनसे काम कर रहे थे। खैर यानी कि ये राय मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आपने जो बनानी है, लेकिन उनको एक्सटेंशन दी गई। अब जो है उनका वो जो टाइम है वो भी कंप्लीट हो गया। एक और जो बात उन पर जो इतराज़ आता है वो कल हमने ज़िक्र भी किया था, एजाज़ सैयद ने भी ज़िक्र किया था, वो ये था कि क्या एक वो अभी एग्जेक्टिव डायरेक्टर बन के जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक में, एक पोजीशन होती है एग्जेक्टिव डायरेक्टर की, तो पाकिस्तान का भी एक एग्जेक्टिव डायरेक्टर होता है। तो इससे पहले जो कई प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो भी गए हैं। फ़वाद हसन फ़वाद साहब जो हैं वो जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे तो उन्होंने बनने से इनकार कर दिया था। उनका ये ख्याल था कि ये एक मुफाद का तसादम है कि मैं एक अहम पोजीशन पर बैठा हुआ हूँ और मैं अपना नाम आगे जो है मैं लॉबिंग करूँ केस के लिए। अब इस पर एक जो दूसरी राय भी है कि क्या बनना चाहिए या नहीं, दूसरी राय ये है कि इससे पहले जिस तरह आसफ़ सईद खोसा हमारे जो चीफ़ जस्टिस हैं उनके भाई थे नासिर खोसा साहब, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, तो जब उनका टाइम पूरा हुआ तो वो भी एग्जेक्टिव डायरेक्टर बन के गए वर्ल्ड बैंक के। और इसके अलावा एक और साहब थे शुजा शाह, वो गालिबन बेनज़ीर भुट्टो के टाइम पर थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, या कोई एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कि वो मुशर्रफ के टाइम पर थे या कब थे, लेकिन वो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जब उनको आगे एग्जेक्टिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक बनाया गया। अब ये सिस्टम होता कहता है कि जब नॉमिनेशन चलती है, इसमें इकनॉमिक अफेयर डिवीजन भी आती है, इसमें फ़ाइनांस डिवीजन भी आती है। अब ये है कि आपको बंदा ऐसा भी चाहिए जिसका को फाइनेंस या इकानमी की बैकग्राउंड हो। इसमें कोई एक जर्नलिस्ट जो है, जर्नलिस्ट मतलब जर्नलिस्ट नहीं, जो एक जर्नल जिसका नॉलेज या एडमिनिस्ट्रेटर हो, उसकी बजाय प्रेफर किया जाता है कि ऐसा बंदा जो इन चीज़ों को जानता हो उसको भेजा जाए। अब अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये भी है कि अगर इकनॉमिक अफेयर डिवीजन का सेक्रेटरी
वो अगर चला जाए तो वो भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि और फाइनेंस सेक्रेटरी वो भी चला जाए, क्योंकि जो एक नॉमिनेशन आगे प्रोसेसिंग होती है वो इन दो ऑफिस से होती है, सेक्रेटरी फाइनेंस से और इकनॉमिक डिवीजन से, उधर से होती हुई आगे इधर आती है। अगर वो अपना नाम भेजेंगे तो फिर भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन ये साथ उनका तजर्बा भी है। अब फिर अब ये तीसरी चीज़ है कि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास आ गया। अब जो डॉक्टर साहब हैं, इनका अगर सोचा जाए, क्वेश्चन ये भी पैदा होता है कि इनकी इकानमी की क्या बैकग्राउंड है फाइनेंस की। तो डॉक्टर साहब जब इधर को खुडे लाइन लगते रहे तो उसमें ये था कि ये कहीं बाहर पोस्टिंग पर भी चले गए। मसलन इन्होंने सीनियर एडवाइज़र यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ काम किया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीनियर एडवाइज़र के साथ काम किया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो अमेरिका और रशिया के दरमियान जो डिस्प्यूट थे ट्रेड के रिलेटेड उनको भी रिजॉल्व किया, लिहाजा इनकी बैकग्राउंड भी है। अब आगे क्वेश्चन आता है कि क्या अगर ये भी तीन नहीं होंगे तो फिर कौन होगा, या फिर ये है कि एक आर्गूमेंट ये भी आता है जी कि अगर कोई बंदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी लग गया फिर तो वो प्राइम मिनिस्टर के पास है, इसका मतलब है वो हर ओहदे के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर पर इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो ये दो राय हैं, ठीक है, कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसमें कोई वाजे एक वर्डिक्ट देना एक मुश्किल है, लेकिन मैंने आपके सामने दोनों आर्गूमेंट रखे हैं। और भी कई लोग हैं, एक ख्वाजा ज़हीर साहब थे, बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं, रिटायर हो गए हुए हैं, और एक ओवरऑल हमारी हिस्ट्री का और कॉन्स्टिट्यूशन का इंसाइक्लोपीडिया है। मुझे कई दफ़ा कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने चीज़ों की समझ नहीं हो तो मैं उनको रब्ता करता होता हूँ। वो भी यानी कि वो एडिशनल सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, जब वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ला के गए। अभी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यानी कि जिनकी जगह पर डॉक्टर तुकीर शाह जा रहे हैं, वो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, लिहाजा यानी कि कन्फ्लिक्ट जो है ना वो आपको हर जगह पर नज़र आ जाएगा, फाइनेंस की जगह पर आ जाएगा, इकनॉमिक अफेयर डिवीजन की की जगह पर आ जाएगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जगह पर आ जाएगा, और जाते तीनों इन्हीं में से इनके ज़्यादातर लोग जाते हैं। अब ये ओवरऑल ये दोनों आर्गूमेंट हैं, और डॉक्टर साहब जो हैं अभी वो उधर जा रहे हैं, ओवरऑल बड़ी अच्छी शोहरत के, और एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो उनकी जॉब थी, और वो ये होती है प्रिंसिपल सेक्रेटरी की कि प्राइम मिनिस्टर को कोई बात अच्छी लगे या बुरी लगे, उसने अपनी राय लिख कर देनी है, जो भी उसकी राय है, और वो काम ये डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छा करते रहे। तो मैं उनको, जिन लोगों को मैं जानता हूँ ब्यूरोक्रेसी में, उनमें एक अच्छी शोहरत के जो लोग हैं डॉक्टर साहब का शुमार उनमें होता है। तो डॉक्टर साहब विश यू द बेस्ट, आप अपनी अगली जॉब पे उम्मीद है कि आप जिस तरह इधर भी काम करते रहें, या पहले माजी में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या ILO या UNDP में आपने अच्छा परफॉर्म किया, उम्मीद है कि आपका ये सफ़र भी वैसे ही रहेगा। तो नाजरीन, ये ओवरऑल गुफ्तगू है आज का हमारा प्रोग्राम आपने सुना। जो आपके व्यूज़, जो कमेंट्स, जो भी दिल चाहता है कि गालां कढ़नी वो भी कढ़ो, ठीक है, किसी ने कहना है बेग गए हैं या फ़लाँ को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी करें, मैं इंजॉय करता हूँ इस तरह का। लेकिन ये है कि अपना दिमाग ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा कि, और एनालाइज ज़रूर करने की कोशिश करें कि ये जो बंदा बात कर रहा है ये कोई इसमें कितना वज़न है, या अगर आपका काउंटर आर्गूमेंट है तो वो कितना स्ट्रांग हो सकता है। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो, जिन लोगों को मैं अच्छा भी समझता हूँ उनके बारे में भी अगर आपके पास कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है तो आप ज़रूर हमें talkshock777@gmail.com पर हमारे साथ शेयर करें। उमर चीमा को इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।